अच्छा, आज हम लोग एडवांस कैपिटल बजटिंग में कन्वेंशनल टेक्निक के बारे में जानेंगे। कन्वेंशनल टेक्निक, इसमें दो टेक्निक यूज होता है। एक है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, शॉर्ट में हम लोग कहेंगे RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। और एक होगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, इसे शॉर्ट में कहेंगे CE। इन दोनों टेक्निक के ऊपर मैं एक एक प्रॉब्लम बताऊंगा। और मैं जो प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा उसका PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं आपको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कैसे निकालता है वो मैं बताता हूं। RADR कैसे निकालते हैं? RADR का मतलब RF प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF। RF का मतलब है रिस्क फ्री रेट, बीटा हो गया रिस्क इंडेक्स, RM हो गया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और RF तो रिस्क फ्री रेट आ ही गया। कभी कभी क्या होता है कि RADR निकालने के लिए इतना डिटेल्स अगर नहीं भी देगा तो ऐसे दे देता है वो लोग RF प्लस रिस्क प्रीमियम। मतलब ये पार्ट जो है रिस्क प्रीमियम का काम करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, X company limited is evaluating 3 projects P1, P2 and P3. Following information is available in respect of these project. प्रोजेक्ट 1, 2, 3 है, उनका कॉस्ट मतलब इनिशियल आउटले दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक इनफ्लो दिया हुआ, मतलब कैश इनफ्लो कितना आया वो दिया हुआ है। रिस्क इंडेक्स तीनों प्रोजेक्ट का दिया हुआ है, मतलब बीटा फैक्टर तीनों का दिया हुआ है। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज 15%, मतलब RM दिया हुआ है। एंड एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 40%, द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 10%, मतलब RF दिया हुआ है। फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। तो ऐसा करते हैं, अगर हम प्रोजेक्ट 1 का बनाते हैं, इसका RADR कितना होगा? RADR का फॉर्मूला क्या है? RF प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF। तो प्रोजेक्ट 1 का हो गया रिस्क फ्री रेट है 10% प्लस रिस्क इंडेक्स है 1.8, ठीक है। RM दिया हुआ है 15% माइनस रिस्क फ्री रेट है 10%। तो ये हो रहा है 1.8 इंटू 5 प्लस 10%, दैट इज 19%। प्रोजेक्ट 2, इसका RADR कितना होगा? RF तो है 10% प्लस इसका इंडेक्स हो गया 1.00 और इसका 15 माइनस 10 मतलब 5, 10 प्लस 5 15%। प्रोजेक्ट 3, इसका RADR 10% प्लस इसका रिस्क इंडेक्स है 0.60, 15 माइनस 10, तो 5 का 3 हो गया, 3 प्लस 10 13%।
तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट 1 का आया 19%, प्रोजेक्ट 2 का आया 15% और प्रोजेक्ट 3 का आ रहा है 13%। चलिए अब इसको हटा देते हैं, आगे जानते हैं। RADR सबका आ गया। पार्ट बी में बता रहा है व्हिच प्रोजेक्ट इज द बेस्ट। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एकदम सिंपल तरीके से सोचेंगे, एनपीवी निकालेंगे। पीवी फैक्टर प्रोजेक्ट 1 का दिया हुआ है, पीवी फैक्टर प्रोजेक्ट 2 का ये है, पीवी फैक्टर प्रोजेक्ट 3 का ये दिया हुआ है। बस पीवी फैक्टर यूज करना है, एनपीवी निकालना है, और जो एनपीवी हाईएस्ट होगा दैट इज द बेस्ट प्रोजेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट 1 के बारे में बात करेंगे तो प्रोजेक्ट 1 में फर्स्ट ईयर का जो है पीवी फैक्टर कितना आता है थोड़ा देख लेते हैं। 19%, 1 डिवाइड बाय 1.19 मतलब 0.840। ईयर 2 का होगा 0.706, 0.706। ईयर 3 0.593, 0.593। ईयर 4 0.499 मतलब 0.500। 4 साल है तो 4 साल का हम ऐसा करते हैं, इसको सम कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, प्रोजेक्ट 1 में आप देखिएगा सारे का सारा इनफ्लो सेम है, 6 लाख है सारे साल में, तो 6 लाख कॉमन है, इसीलिए मैंने इसका एन्युटी फैक्टर निकालने का कोशिश किया। तो इसका एन्युटी फैक्टर हो जाएगा 0.84 प्लस 0.706, 0.593, 0.5, 2.639। तो एनपीवी अगर हम प्रोजेक्ट 1 का निकालते हैं तो 6 लाख रुपया मेरा हर साल आ ही रहा था, इंटू 2.639, ये मेरा इनफ्लो हो रहा है, माइनस इनिशियल आउटले है 15 लाख। तो 6 लाख इंटू 2.639 माइनस 15 लाख, 83,400। ये हो गया प्रोजेक्ट 1 का एनपीवी। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हम साइड में लिख भी लेते हैं, एनपीवी प्रोजेक्ट 1 का हो रहा है 83,400, ताकि बाद में मेरे को दिख जाए। अब चलते हैं प्रोजेक्ट 2 की ओर। प्रोजेक्ट 2 ईयर 1, 2, 3, 4। अच्छा कैश फ्लो, प्रोजेक्ट 2 में कैश फ्लो कितना आ रहा है, 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख। 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 2 लाख। ठीक है, अब आता है पीवी एट 15%। तो चलिए डिस्काउंट फैक्टर यूज करते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.15, 0.870, 0.870, 0.756, 0.756, 0.658, 658, 0.572, तो पीवी ऑफ कैश फ्लो 6 लाख इंटू 0.87, 5,22,000, 5,22,000,
4 lakh into 0.756, 302 400, 3 lakh 2,400, 5 lakh into 0.658, 3 lakh 29,000, 3 lakh 29,000, और फाइनली 2 लाख into 0.572, that is 1,14,400. टोटल होगा 5,22,000, 302 400, 3,29,000, 1,14,400, 12,67,800 less initial outlay. $11 लाख माइनस करेंगे 1,67,800, ये हो गया एनपीवी। तो प्रोजेक्ट 2 में 1,67,800। चलिए आप प्रोजेक्ट 3 को देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 3 में ये 13% हो रहा है। तो कैश फ्लो कितना है? 4, 6, 8, 12, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 12 लाख। डिस्काउंट फैक्टर देख लेते हैं 13% के हिसाब से 0.885, 0.783, 0.693, 0.613, 4 लाख इंटू 0.885, 3,54,000, 6 lakhs into 0.783, 469,800, 8 lakh into 0.693, 554,400, 12 lakh into 0.613, 735,600। टोटल कर लेते हैं 3,54,000, 469,800, 554,400, 735,600, 21,13,800 less initial outlay, 19 लाख। तो 2,13,800 ये हो गया एनपीवी। तो प्रोजेक्ट 3 में आ गया 2,13,800। तो प्रोजेक्ट 3 इज द बेस्ट। ठीक है, तो ये RADR अप्रोच से मैंने फर्स्ट सम को कवर किया। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड अप्रोच, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है ना, जो कैश फ्लो आप अर्न करेंगे उसका सर्टेनिटी कितना है, बस यही है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 2, X company limited is considering one of two mutually exclusive proposals. Project aim
and N, which requires cash outlay of rupees 8,50,000 and rupees 8,25,000 respectively. मतलब M और N दोनों प्रोजेक्ट का इनिशियल आउटले एक 8,50,000 एक 8,25,000. The certainty equivalent approach is used in incorporating risk in capital budgeting decisions. The current yield on government bonds is 6% and this is used as the risk-free rate. The expected net cash flows and their certainty equivalents are as follows. तो प्रोजेक्ट एम का देखिए दिया हुआ है ईयर 1, 2, 3 का कैश फ्लो दिया हुआ है, साथ में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दिया हुआ है, मतलब कितना सर्टेन है, क्या परसेंटेज है. और प्रोजेक्ट एन में भी सेम वे में दिया हुआ है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर of ₹1 discounted at 6% at the end of year 1, 2, 3 are 0.943, 0.890 and 0.840 respectively. मतलब डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है. Required, which project should be accepted? पहला क्वेश्चन. प्रॉब्लम नंबर 2. प्रोजेक्ट एम को लेते हैं. ईयर 3 साल है, 1 साल, 2 साल और 3 साल. कैश फ्लो 4.5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, तो 4,50,000, 5 लाख और एक है 5 लाख. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट 0.875, 0.8, 0.7, 0.5. Equivalent cash flow, equivalent cash flow, जस्ट इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कीजिए. मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 4 इज इक्वल टू 2 into 3. ठीक है, तो 4,50,000 into 0.8, 3,60,000. 5 लाख का 3,50,000 और 5 लाख का 2,50,000. अच्छा, अब लेते हैं पीवी एट 6%. ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 5. दिया हुआ है 0.943, 0.890 और एक है 0.840. यहां पे निकालेंगे पीवी ऑफ कैश फ्लो, मतलब 4 into 5, ये हो गया 6. तो 3,60,000 into 0.943, 339,480. $3,50,000 into 0.89, 311,500. $2,50,000 into 0.84, 2,10,000. 339,480, 311,500, 2,10,000, 860,980, 8,60,980 less इनिशियल आउटले दिया हुआ है हमारा सब में 8,50,000. 10,980
80, ये हो गया एनपीवी। ठीक है, अब प्रोजेक्ट एन के बारे में सोचेंगे। प्रोजेक्ट एन सेम वे इसका भी लेंगे अप्रोच। ईयर 1 2 3, ये एक नंबर कॉलम। कैश फ्लो 4,50,000 4,50,000 5 लाख, तो 4,50,000, फिर से 4,50,000 और उसके बाद 5 लाख। सर्टेनिटी, ये हो गया 2 नंबर। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ये हो गया 3 नंबर। सीई है 0.9 0.8 0.7, 0.9 0.8 0.7। इक्विवेलेंट कैश फ्लो, इक्विवेलेंट कैश फ्लो ये हो रहा है नंबर 4 इज इक्वल टू नंबर 2 इंटू नंबर 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4,50,000 इंटू 0.9, 4,05,000, 4,05,000, 4,50,000 इंटू 0.8, 3,60,000 और 5 लाख का 70%, 3,50,000। उसके बाद आएंगे पीवी एट 6%, ये हो गया कॉलम नंबर 5, 0.943, 0.890 और 0.840। अब आएंगे पीवी ऑफ कैश फ्लो। 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, 4,05,000 into 0.943, 381,915, 381,915। उसके बाद 3,60,000 into 0.89, 320,400, 320,400, फिर 3,50,000 into 0.84, 2,94,000, 2,94,000। टोटल करते हैं 381,915, 320,400, 2,94,000, 996,315। लेस इनिशियल आउटले, इसका है 8,25,000, माइनस करेंगे ये हो गया एनपीवी। अब कौन सा बेस्ट हुआ? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट एन, जिसका हायर एनपीवी है। तो फर्स्ट पार्ट तो खत्म। सेकेंड पार्ट, इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड इज यूज्ड, आरएडीआर मेथड अगर हम लोग यूज करते हैं, which project would be appraised with a higher rate and why? मतलब अगर हम आरएडीआर मेथड यूज करते हैं तो कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग मानेंगे विथ हायर रेट? हायर रेट में कौन सा प्रोजेक्ट ठीक रहेगा? देखिए आप कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में देखिए, इसको टोटल करते हैं 2.0 आएगा। कैसे करना है इसको? सीई प्रोजेक्ट एन का 2.0 और सी प्रोजेक्ट एन का है 2.4। सर्टेनिटी किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। सर्टेनिटी इसका कम है। अब बता रहे हैं आपको।
CE of M is less than CE of N, एक्चुअली N का कितना था? CE 2 था और N का कितना हुआ? 2.4. So as CE of M is less than CE of N, so project M is riskier than N, क्योंकि उसका सर्टेनिटी ज्यादा है तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है. In this situation, project M would be appraised with higher rate. तो ये था सेकेंड पार्ट का आंसर. तो ये था सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के ऊपर सम. ओके, थैंक यू.